पापा वो ड्रिंक करके आते थे और उनको खूब मारते थे। और कई बार मैंने देखा है कि मैं जब छोटी थी मैंने अपनी आंखों से देखा, मम्मी को इतना पेन होता था कि उनको पापा बिस्तर पे बांध के रख देते थे। उस समय मैं देखती रह जाती थी क्योंकि मैं छोटी थी। मेरे सामने ही मेरे भाई को सीढ़ियों से धक्का दे दिया और उस समय कोई नहीं था कि जो जाके बचाए, क्योंकि मैं भी इतनी छोटी थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम फिर से आ गए हैं एक और कहानी लेकर आपके सामने। एक ऐसी कहानी जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी, रिश्तों को और ज़्यादा आप समझने लगोगे। हम सुनते हैं अंजनी की जर्नी की, कैसे उन्हें यहाँ आना पड़ा, क्या मजबूरी थी और यहाँ पे उनका सफ़र कैसा रहा। हेलो अंजनी। हेलो भैया। तो आप हमें पूरी जर्नी बताइए कि आप कितने छोटे थे जब यहाँ पे आए और उसके बाद से मायका में आपका सफ़र। हाँ, मेरा नाम अंजनी है और आज मैं आप सभी को अपनी जर्नी बताना चाहूँगी किस तरह से मैं एनजीओ में आई। जब मैं 5 साल की थी तब मेरी मम्मी को पथरी की बीमारी थी, तो जिस वजह से मम्मी के पेट में बहुत पेन रहता था। और उस समय मम्मी पापा का ये रिश्ता भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, मतलब बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। और हम लोग थे, मेरे 3 भाई हैं और एक मैं हूँ इकलौती। तो उसमें से हमारी इतनी लड़ाइयाँ होती थी जिस वजह से ना संभालना मुश्किल होता था सबको। तो 2 भाई जो मेरे थे वो गांव में भेज दिए थे उनको, और मैं और मेरा छोटा भाई यहीं दिल्ली में रह रहे थे। तो मम्मी पापा के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती थी। मम्मी के पथरी के कारण पेट में बहुत दर्द होता था, तो मम्मी को बार दर्द में ये था कि मेरे को हॉस्पिटल जाना है, मुझे दिखाओ। और पापा अच्छा खासा कमाते थे, उनकी खुद की फैक्ट्री थी, एक खुद के कपड़ों की फैक्ट्री थी उसमें। तो वही था कि अच्छा खासा कमाते थे, घर में लाके नहीं देते थे प्रॉपर तरीके से, वो सब करते थे। और जब मम्मी को हॉस्पिटल की ज़रूरत थी तब क्या कहते पापा वो ड्रिंक करके आते थे और उनको खूब मारते थे। और कई बार मैंने देखा है कि मैं जब छोटी थी मैंने अपनी आंखों से देखा, मम्मी को इतना पेन होता था कि उनको पापा बिस्तर पे बांध के रख देते थे। उस समय मैं देखती रह जाती थी क्योंकि मैं छोटी थी तो मेरे को इतनी समझ नहीं थी कि क्या करना चाहिए, पर इतना पता था हाँ गलत हो रहा है कुछ। और मम्मी रोती थी तो मेरे को भी रोना आता था, तो मैं जाके नाना नानी को बोलती थी देखो क्या हो रहा है, मतलब बोल नहीं पाती थी पर मैं बोलती थी उनको ऐसे। कुछ दिनों बाद मम्मी की ऐसे करके डेथ हो गई पथरी के कारण। पेट में इतना था क्योंकि बहुत अंदर तक हो गया था, पित्त की थैली में इतना। उसके बाद पापा मम्मी चली गई, उसके बाद पापा ने क्या करा, दोनों भाइयों को तो ध्यान देना छोड़ दिया, बिल्कुल भी नहीं। और पापा अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जीते थे। हम लोगों को दिल्ली से उठा के हाँ नेपाल ले गए, वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से रखते थे। तो उन्होंने कई बार क्या करा, एक दिन क्या करा कि मेरा भाई बहुत छोटा था तो उसको मतलब अब रखना नहीं था क्योंकि पापा का अफेयर कहीं और चल रहा था। तो उन्होंने क्या करा, मेरे सामने ही मेरे भाई को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। और उस समय कोई नहीं था कि जो जाके बचाए, क्योंकि मैं भी इतनी छोटी थी। तो नीचे जहाँ हम रहते थे वहाँ पे किराए के नीचे वो बना था क्या, जानवरों का वो था, तबेला। हाँ तबेला था, तो उसमें घोड़ा था। मेरा भाई एक सीढ़ी नीचे और आता तो वो मर जाता, पर घोड़े ने क्या करा, उसकी टी शर्ट पकड़ के उसको बचा लिया। तो इतना हुआ था। और मेरे लिए ये कर दिया था कि लड़की है तो करेंगे क्या हम रख के, क्योंकि जिनके साथ अफेयर था उनकी भी ऑलरेडी पहले से फैमिली थी। तो मुझे कई बार बेचने की कोशिश करी उन्होंने कि अब हम नहीं रखेंगे सब। तो नाना नानी को कहाँ से पता चला वो मुझे नहीं पता। नाना नानी कई बार लड़ने आए कि अगर तुम्हें नहीं रखने बच्चों को तो हमें दो, हम पालेंगे कैसे तैसे। तो पापा ने वो देना भी मंजूरी नहीं समझा। तो उन्होंने बोला कि कल को मैं इन्हें दे दूँगा, कल तुम इनके जायदाद मांगोगे कि इनके हिस्से का दो। तो हम नानी ने बोला हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, बस हमें बच्चे दे दो, हम आराम से पढ़ाएं। लड़ाई झगड़ा करके हम लोगों को वापस लिया। फिर मैं यहीं आती थी, दिल्ली में रहती थी। हमारा वहाँ जहाँ रहते थे वहाँ का माहौल अच्छा नहीं था। वहाँ से मैंने बहुत गंदी गंदी चीज़ें सीखी, मतलब लड़ाई करना सीखा, गाली देना सीखा। मतलब इतना गंदा माहौल था कि कई बार नशे के उसमें भी वो हो गई थी। तो नानी को बहुत टेंशन रहता था क्योंकि नाना नानी भी तो बूढ़े थे, तो वो कहाँ से कमाते, तो उनको ये टेंशन था कि अब हम इसको कैसे पढ़ाएं कैसे लिखाएं। तो हमारे एक पास्टर थे जो चर्च में थे,
तो उनको हमने ये सब बताया नानी ने कि क्या कहते हैं ये मेरे पास ऐसे ऐसे है, इनकी प्रॉब्लम ऐसे। तो उन्होंने बोला कि इसको एक एनजीओ में डाल दो। तो मुझे एक एनजीओ में डाला, कश्मीरी गेट में दरियागंज नाम का एनजीओ था, वहाँ पे डाला। मैं छोटी थी, मन नहीं लगता था नाना नानी के बिना, किसी के बिना। वहाँ रखते थे, वहाँ पढ़ाई वढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते थे। बट वहाँ पे ये नहीं था कि बच्चे की खुशी नहीं देखी जाती थी कि क्या है, ज़बरदस्ती पढ़ाना लिखाना सब था। तो एक दिन नाना नानी ने बोला कि बस तुम इतना पढ़ो, हो गया। मुझे लगा हाँ बस इतना पढ़ना होगा। उसके बाद मैंने फिर नानी को बोला मुझे पढ़ना अच्छा लगता है पर मुझे और आगे पढ़ना है। तो हमें ये टेंशन थी कि और आगे अब कहाँ पढ़ाएगी नानी, क्योंकि वहाँ पे उनको पता चला मुझे बहुत मारते थे, ये सब करते थे, तो वहाँ से निकाल दिया। उसके बाद हम बहुत टेंशन पे थे कि कहाँ निकाले। उसके बाद हमें जाके पता चला कि मायका के बारे में, मायका स्वीट होम के बारे में, कि ऐसी कोई जगह है। तो हमें CWC वालों ने यहाँ रेफ़र करा था। यहाँ आके मुझे मतलब सब बच्चों को जानती नहीं थी, कुछ नहीं था। तो मेरे साथ और भी मेरी फ्रेंड्स आई थी, एक जो भी मेरे साथ नहीं है, आई थी। यहाँ पे आके मैंने सबसे पहले ऑब्ज़र्व करा, जो मैंने ऑब्ज़र्व करा था वो ये चीज़ थी कि यहाँ पे सब बच्चे एक तो मिलजुल के रहते हैं। कोई भी उदास हो उसके पास खुद जाके उनसे बहुत अच्छे से बातें करते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, मतलब प्रॉब्लम क्या है, ये सब है। और सबसे अच्छी बात, जब मैंने भैया से बात करी, जब भैया ने हमसे बात करी, कोई भी आता नया, भैया बहुत प्यार से बात करते सबसे अच्छे से। सबसे पहले हमने भैया को अपनी स्टोरी बताई, मतलब हम किस रीज़न से यहाँ आए। तो भैया ने हमें सब बहुत सपोर्ट किया। और भैया की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हम बिना कुछ कहे भैया हमारी बात जान लेते हैं, ये बात। और उन्होंने हमसे कई बार हमसे बात करके देखा और सबसे पहले ये कहा कि तुम यहाँ पे ये सोच के मत रहो कि ये एक एनजीओ है, ये तुम्हारी एक फैमिली है, बहुत अच्छे तरीके से रहो। वो चीज़, और वो चीज़ कहने के लिए नहीं थी, वो चीज़ मैंने खुद फील करी। यहाँ पे सब बच्चे सब एक साथ रहते हैं। मुझे ऐसा था कि जब मैंने पूरा होम विज़िट करा तो मुझे वो फीलिंग आई, हाँ जैसे घर में रहते हैं सब वैसे रहते हैं। सबके रूम में क्योंकि बड़ी दीदी, उनके साथ उनके फ्रेंड्स, बहन भाई सब रहते हैं, ये था। और कभी भी यहाँ पे ये नहीं रहा, रोक टोक नहीं रहा कि तुम यहाँ क्यों रह रही हो, तुम्हें जहाँ रहना है, जिस रूम में रहना है, जिसके साथ रहना है उसके साथ रहो। और किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम थी, पहले शुरू में आए थे बोल नहीं पाते थे, क्योंकि लगता था इनको बोलेंगे तो क्या है। पहली बात तो यहाँ पे आते ही बच्चों को जो बेसिक नीड होती है, बच्चों को जो देनी चाहिए उनको पहले, वो सब दी जाती है यहाँ पे। जैसे कॉलगेट हो गया, ब्रश हो गया, बाल्टी, ये सब उनको दी जाती है। उसके बाद धीरे धीरे हमारा स्कूल में एडमिशन हुआ। एडमिशन के बाद हमने बहुत पढ़ाई की। उसमें जो पढ़ाई में हमारा जो खर्चा आता था उसमें भी टेंशन थी कि कौन देगा, क्योंकि बहुत सुना था, पहले भी रहते थे तो जैसे घर से आए तो घर वाले सपोर्ट करेंगे, ऐसा था। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो भैया ने हमारी जितनी भी 10th की और 12th की रजिस्ट्रेशन की फ़ीस थी वो सब भैया ने यहाँ पे देखा। और यहाँ पे सब बड़ी जो मेरी दीदियाँ थी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा पढ़ाई लिखाई में। और बहुत कुछ मैंने यहाँ पे सीखा कि सबके साथ मिलजुल के रहना है, सबकी बातों को कैसे समझना है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये लगती है कि हम किसी को अपनी बात बताते, मतलब हमारे बारे में सबको पता था, सबको एक दूसरे के बारे में पता रहता है यहाँ पे कौन कैसे परिस्थितियों में आया है। कोई किसी को टोन नहीं करता, कोई मतलब लड़ाई में भी कोई ये नहीं बोलता कि तू देख तू कैसे आई है। यहाँ पे सबको पता है सब किस हालात में यहाँ आए हैं। ये अंजनी ने इतनी अच्छी बात कही है ना आपने कि यहाँ पे सबको सबकी परिस्थितियों का पता है, लेकिन कोई किसी को टोंट नहीं करता। आजकल का ज़माना ऐसा है कि अगर आपने अपने किसी दोस्त से 1000 रुपये भी उधार लिए ना, तो वक्त आने पे वो गिनवा देगा कि मैंने तेरे को 1000 रुपये दिए थे। वो सबके सामने आपको जलील कर देगा कि मैंने तो देख तेरे को उस टाइम पे पैसे दिए थे। लेकिन इतनी अच्छी बात कही ना अंजनी ने कि यहाँ पे सारे बच्चे जो आए हैं वो बहुत ही मतलब ऐसी ऐसी परिस्थितियों से आए हैं जो सुन के, जैसे आपने अंजनी की कहानी सुनी, आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे कि यार ऐसा कोई कैसे कर सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई किसी का मजाक नहीं बनाता है कि भाई तू तो ऐसे उससे आया है, तेरा ऐसा है। अच्छा अंजनी, आप मेरे को ये बताइए कि जैसे इतने साल हो गए, तो क्या आपके फादर ने कभी आपसे बातचीत करने की कोशिश की, या फिर कभी क्या उन्होंने कांटेक्ट किया आपसे?
नहीं, ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं। जब से नाना नानी मुझे लेके गए तब से उनका कोई कांटेक्ट नहीं रहा। उसके बाद उन्होंने हमें एनजीओ में डाल दिया था। 1 साल बाद जब मैं घर आई तब मुझे पता चला कि मेरे पापा की डेथ हो गई, क्योंकि उनको कैंसर था, ब्लड कैंसर था, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई। और नाना नानी से आपका अभी मतलब अभी हैं नाना नानी? हाँ, नाना नानी अभी हैं और वो रहते हैं। मैं उनसे मिलने भी जाती हूँ, वो मुझसे मिलने भी आते हैं और मतलब बहुत प्यार करते हैं मुझे। जो प्यार मुझे मम्मी पापा से मिलना चाहिए, वो प्यार मुझे नाना नानी और इस एनजीओ से मिला। जैसे भाई बहन का प्यार हो, हर चीज़ का। सबसे पहले मैं छोटी थी तो मुझे बहुत प्यार की कमी महसूस होती थी कि मेरे को प्यार नहीं मिलता कहीं से, क्योंकि जिस एनजीओ में रहती थी वहाँ पे भी कोई प्यार नहीं देता था, कोई प्यार से पूछता नहीं था। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा कि बहुत सबने सपोर्ट करा। भैया ने तो हमें एक पिता की तरह करा। कहते कि पैदा करने से बड़ा हाथ उसका होता है है जो आपको पालता पोस है, के बड़ा करता है। वो बहुत अच्छा लगा कि भैया ने। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भैया ने ना कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा। और ऐसा भी देखा है कि हम इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहाँ से हमारे दिमाग में ये आता है, नहीं अब किसी को कुछ नहीं बताना, बस ऐसा गलत इंटेंशन आता है। वो चीज़ हमने कोशिश करी, हम भैया को बताएं और भैया ने इतने ईज़िली से सॉल्व करते हैं ना, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अच्छा, आपने बताया था कि आपके 3 भाई और थे, तो इस टाइम पे वो तीनों भाई कहाँ पे हैं? 2 हैं अपना रहते हैं अलग, कमाते हैं। उनसे मेरा कोई बचपन से लेके कोई वो नहीं था। जब मैं 18 की हुई तो बाद में मुझे पता चला मेरे 2 भाई और हैं, वो मुझे नहीं पता था मेरे हैं। मेरे को ये पता था बस एक छोटा भाई है। जो मेरे एक छोटा भाई है वो थोड़ा मेंटली है, तो उसको एक एनजीओ में रखा था। बट अभी उसमें बहुत काफ़ी इम्प्रूव आया, ऐसा लगता है नॉर्मल बच्चों की तरह ही तो है। आपकी बात होती है उससे? हाँ, होती है। मैं मिलने भी जाती हूँ कई बार उससे। साल में हफ्ते में मिलने चली जाती हूँ। वो भूलता नहीं है, उसको पता है मेरी एक दीदी है। बोलता है, कॉल करके बोलता है आओ मुझसे मिलने आओ। मैं जाती हूँ उससे मिलने। अच्छा, जो अंजनी यहाँ पे कई बार आपके सामने अभी अंजनी ने बोला, भैया जिनकी बात कर रहे हैं वो अविनाश जी हैं। अविनाश जी माइका के फाउंडर हैं। साथ साथ उन्होंने मतलब इतनी अच्छी एक ये संस्था खड़ी की है। यहाँ पे वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं। जितने भी ये डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं उसमें वो काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। इस पूरी माइका की फैमिली 150 लोगों को वो एक साथ लेके चल रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में इंसान एक छोटे से परिवार को साथ लेके नहीं चल पाता है। एक परिवार में 5 लोग रह रहे हैं, वो खुश नहीं है। यहाँ पे अविनाश जी ने ऐसा कर दिखाया कि 150 लोग एक साथ खुशी खुशी रह रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मतभेद के। तो ये अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जैसे कि आपके बच्चों के बर्थडे वगैरह आते हैं, आपकी एनिवर्सरी वगैरह आती है, आप प्लीज़ यहाँ पे आइए, यहाँ पे आके आप सेलिब्रेट करिए। यहाँ पे एड्रेस आपको आ रहा होगा स्क्रीन पे, नंबर ये मेंशन्ड है। आपको लगता है कि आपको कुछ डोनेट करना है, कुछ चैरिटी वगैरह करनी है, अपनी सैलरी का कोई भी एक छोटा सा हिस्सा, अगर आप ये फील करते हो ना कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा डोनेट करना है, चाहे वो मैं कह रहा हूँ 1000 रुपये क्यों ना हो, तो आप यहाँ पे डोनेट कर सकते हो। आपको ये लगता है कहीं फ्रॉड ना हो, एक बार आप आइए, विजिट करिए, देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अविनाश जी ने क्रिएट किया है। नाम क्या रखा है? माइका, माँ का घर। क्योंकि एक माँ का घर ऐसा होता है ना कि जहाँ पे आपके ऊपर कोई आँच नहीं आ सकती। अगर इस दुनिया में कोई भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके ऊपर आँच नहीं आएगी तो वो है माँ का घर। तो अविनाश जी ने इसका नाम रखा माइका, माँ का घर, स्वीट होम। ये यहाँ पे अनाथ आश्रम नहीं है कहीं पे भी, माइका स्वीट होम। तो आप लोग यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? अभी मेरी 12th कंप्लीट हुई है और अभी मैंने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। और इस बारे में मेरे को समझ नहीं आता था कि क्या करना है क्या नहीं। भैया ने कई बार काउंसलिंग करी, फिर मैं बताया कि क्या सही है क्या नहीं, मतलब क्या करना है तो आराम से सोच के बता। तो अभी तो मैंने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, उसके बाद मुझे बीएड करना है टीचिंग का। जो फैसिलिटीज़ माइका में प्रोवाइड की जा रही हैं, मैं बिल्कुल डंके की चोट पर यह बात बोल रहा हूँ कि हमारे देश में 75 से 80% लोग अपने घर पे रखकर बच्चों को वो फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। मतलब एजुकेशन से लेके हर एक चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। और सबसे अच्छी बात है अंजनी की, यहाँ पे
150 बच्चे एक साथ रह रहे हैं। बच्चों को ना एक दूसरे के साथ रह के बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि एक बच्चा रह रहा है, अकेले रह रहा है, वो अकेले क्या सीखेगा एक बंद कमरे में। यहाँ पे 150 बच्चे रह रहे हैं, एक वो 150 अलग अलग बच्चे जिनका अलग अलग बिहेवियर है, उनके साथ बात करना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, आप माइका में जो आप रह रही हैं, आप यहाँ की एक कोई ऐसी मेमोरी बताइए कि जो आपको पूरी लाइफ टाइम याद रहेगी। मतलब हम कहीं भी रहते हैं ना लाइफ में, कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो हम पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। कोई ऐसा सेलिब्रेशन हो, कोई ऐसी फ़नी मेमोरी हो, कोई ऐसी इमोशनल जर्नी हो जो आपको मतलब पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी। यहाँ पे सबसे अच्छा ये लगता है कि हफ्ते में या महीने में कभी भी भैया हमारे साथ ये करते हैं। पूरा आश्रम जो हमारा है, पूरी फैमिली मिलके एक साथ बैठती है, उसमें बातें करते, जो गलत है क्या चीज़ हमें नहीं मिल रही है, कैसा क्या है, उसके ऊपर मीटिंग होती है। उसके बाद एक गेम खेलते हैं भैया, बहुत अच्छा, जैसे तंबोला हो गया, कैरम हो गया, लूडो हो गया, ऐसे इकट्ठे होके खेलते हैं। उसमें कंपटीशन भी रखते हैं जिसमें बहुत मज़ा आता है कि मैं तुझे हराऊंगी। वो करने में बहुत अच्छा लगता है, और उसके बाद जो जीतता है उसको प्राइज़ भी मिलता है। अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी बड़ी दीदियाँ सारी और भैया, उन्हीं को देख के हमने बहुत कुछ सीखा है। मैंने यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो सीखी है अपनी बड़ी दीदियों से, वो ये सीखी है कि किसी भी परिस्थितियों में ना हमें अलग नहीं होना है। जैसे हमारे दोस्त हैं, मिलजुल के रहो, कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाए मिलजुल के रहो। वो चीज़ अभी भी मेरे अंदर है, और जिनसे मैंने सीखा है उनके अंदर है। उनको देख के इतना वो होता है, हाँ इनकी लड़ाई हो जाए, कब तक नाराज़ रहेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तीसरे दिन तो आना ही है दोनों को एक बात करना। तो मिलजुल के रहो यहाँ पे, वही चीज़ सबसे अच्छी है। अच्छा, जो यहाँ पे मतलब पहले जो आपकी अब बड़ी दीदियाँ बात कर रहे हैं, उनकी शादियाँ हो गई हैं, वो अभी भी आती हैं वो यहाँ पे? हाँ, उनकी जॉब लग गई है, वो अभी भी आती हैं। और कल भी आई थी एक दीदी, उनकी पोस्टिंग हो गई है आगे। वो आती है, कई बार हमें गाइड भी करती है, अच्छी अच्छी मतलब बात बताती है। लाइफ में उन्होंने जो फेस करा है वो चीज़ें हमें बताती है, ताकि हम ना कर पाए, इसके लिए हम पहले प्रिपेयर हो चुके हैं। अच्छा, उनको देख के आपको क्या मोटिवेशन आती है और कैसा लगता है जब आप वो जो बड़ी दीदियाँ जिनकी जॉब वगैरह लग गई है, शादियाँ हो गई हैं, जब वो यहाँ पे आती हैं, तो आपको मतलब क्या क्या मोटिवेशन आती है और आपको कैसा लगता है? उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। तो कई बार ऐसा लगता है हम कुछ नहीं कर पाते, यहाँ मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे हम, हमसे अच्छे अच्छे इंसान हैं। पर उनको देख के लगता है नहीं, ये भी हमारे साथ रहे हैं ना, इन्होंने भी तक अपने पैरों पे खड़े हुए हैं ना, तो हम भी ये चीज़ कर सकते। जब हमारी दीदियाँ कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते। माइका ना एक पिंजरे की तरह नहीं है, ये खुला आसमान है। यहाँ पे जो भी बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं, जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है या फिर जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं, तो वो यहाँ से चली जाती हैं। लेकिन उसके बाद भी सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारी जो यहाँ से बच्चियाँ बड़ी होकर चली जाती हैं, जिनकी शादियाँ वगैरह हो गई हैं या फिर जिनकी पोस्टिंग वगैरह हो गई है, तो वो यहाँ पे टाइम टू टाइम विज़िट करती रहती हैं। माइका में अपनी सैलरी का वो हिस्सा डोनेट करती हैं और यहाँ आके इन बच्चों को मोटिवेट करती हैं कि देखो, हम तुम्हारे साथ ही रहे थे और हमने इतना अच्छा कर लिया, तो तुम भी कर सकते हो। तो आई होप इस वीडियो ने कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर किया होगा। हम सब ना बहुत छोटी छोटी बातों पे ना बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे यार, मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी। अरे यार, मेरा ना ये एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी। मतलब हम ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ना खुद को कोसने लगते हैं। हम आगे बढ़ने की जो हमारे में हिम्मत होती है ना, हम उसको हारना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो ये वीडियोस है ना, ये आपको सोचने पर मजबूर करेंगी कि लाइफ ना चाहे कितनी भी टफ़ क्यों ना हो, अगर आप मेहनत करते रहोगे, अगर आप सच्चे हो, आप ईमानदारी से मेहनत करते रहोगे, तो आप कभी हार नहीं सकते हो। आई होप इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया होगा। जितना ज़्यादा हो सके इन वीडियोज़ को शेयर करना, क्योंकि भले ही ये वीडियो आपके लिए कुछ ज़्यादा मीनिंगफुल ना हो, पर शायद इस दुनिया के किसी कोने में कोई ऐसी बेटी या फिर कोई ऐसी महिला हो जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो। क्या पता ये वीडियो आपके उस शेयर से उस तक पहुंच जाए। शुक्रिया।